जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 6 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा। तो इसका लिंक जो है कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। साइंस का प्रश्न है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम कौन कौन आता है। तो कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम सिलिकेट का, सोडियम कार्बोनेट का, बोरेक्स का और एक और नाम मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, सोडियम रोजिनेट। यहाँ मैं लिखता हूँ सोडियम रोजिनेट, ठीक है ना। तो ये 4 नाम आप जरूर याद रखेंगे। सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम रोजिनेट का प्रयोग जो है कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में किया जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल जो है नहीं किया जाता है फिलर के रूप में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल का उपयोग जो है कॉस्मेटिक्स में होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके फ्रेंड्स बताइएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर विनाइट्रीकरण पूछा गया है। अच्छा, विनाइट्रीकरण होता क्या है ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए विनाइट्रीकरण के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। विनाइट्रीकरण एक अवायवीय प्रक्रिया है जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करती है और इस प्रकार जैव अनुपलब्धता नाइट्रोजन को समाप्त कर देती है और इसे वायुमंडल में वापस लौटा देती है। क्लियर ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो होगा आपका पूछा गया है कि कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसमें से आपका सूडोमोनास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा राइजोबियम आप लोग सोच रहे होंगे, तो राइजोबियम जो होता है ये मटर कुल के पौधे के जड़ों में पाया जाता है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यहाँ पर देखिए एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर ये क्या है, तो एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रोडियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोस्ट्रोडियम DYM, ठीक है ना। एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रोडियम जो है यह जीवाणु स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करते हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो स्थिरीकरण करता है ये एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, विटामिन जिसको थायमिन कहा जाता है, तो देखिए विटामिन B1 को जो है थायमिन कहा जाता है। विटामिन B कहिए या B1 कहिए, इसको थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ठीक है ना, आपको याद भी होगा। यहाँ पर देखिए विटामिन B2 दिया गया है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। और विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। देखिए दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है,
तो ये घटता है, ठीक है ना। गर्म करने पर, ध्यान से सुनिएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। जैसे कि घी और मोम हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घटता है। तो यानी कि यहाँ पर घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अल्फा विष जो है अल्फा टॉक्सिन जिसको कहा जाता है, इसका उत्पादन होता है। तो देखिए अल्फा विष का जो उत्पादन होता है ये कवक के द्वारा किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अल्फा टॉक्सिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कवक हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये माइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, ये भी बनता है प्रश्न। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, शैवाल के बारे में जान लीजिए। शैवाल एक स्वपोषी होता है जो कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसको कि लाइकेन कहा जाता है। ये आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किस नियम का अनुसार संतुलित होती है। रासायनिक समीकरण जो है यह किस नियम के अनुसार संतुलित होता है। तो फ्रेंड्स यह होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम से, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। यानी कि दोनों तरफ जो है आपका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। जैसे हम लोग सिंपल ले लेते हैं CO2 का, तो C+O2 हो जाएगा इक्वल टू, इधर देखिए CO2। अब इसमें कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना 16 है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, यानी कि इस साइड 44 हो गया। इस साइड देखिए 12 और कितना, ये 32, तो इधर भी 44 हो गया। तो इस तरह से आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम से। उसके बाद देखिए परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम जो है 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। गोल्डस्टीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जे थॉमसन जो थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, क्लियर ना। याद रखिएगा विल्सन जो है इन्होंने न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन इसकी खोज किया था, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, जेम्स चैडविक ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। पहले तो ये याद रखिएगा कि हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है, तो देखिए आनुवांशिक तौर पर यह अगर हम बात करें तो यह एक आनुवांशिक विकार है, और आमतौर पर हीमोफीलिया पुरुषों में होती है और महिलाओं द्वारा इसका ट्रांसमिट किया जाता है, क्लियर। इसमें होता क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यह, और इसमें रक्त जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, और यह एक प्रोटीन संश्लेषण इसमें नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सुमेलित करना है और यहाँ से राइट आंसर चुन करके बताना है। देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर रोग दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका यहाँ पर औषधि दिया गया है, ठीक है ना। ये रोग हो गए, इधर औषधि हो गया। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो मलेरिया सिंड्रोम सही है, कैंसर नेक्सवार सही है, पोलियो ओपी भी गलत है, क्योंकि पोलियो की यह जो है औषधि नहीं है, यह पोलियो की टीका है, ओरल पोलियो वैक्सीन है OPV, ठीक है ना। तो यहाँ पर औषधि दिया गया, इधर टीका दे दिया गया, इसीलिए ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। ऐसे है इसकी दवा ही, लेकिन यह टीका के रूप में होता है, मेडिसिन यह नहीं है। तो इसीलिए केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पेड़ का जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, बताइएगा। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो ये आपका स्पाइरोगाइरा हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद एक और नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा। याद रखिएगा स्पाइरोगाइरा और क्लैडोफोरा, ये जो है ना यह थैलोफाइट वनस्पति जगत के हैं, और थैलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, और इस समूह के पौधे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं, जो कि प्रश्न में कहा भी गया है। तो स्पाइरोगाइरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, क्लियर। अच्छा, अब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। तो टेरिडोफाइटा पौधे के समूह जो होते हैं इसमें जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है आपका फर्न, यहाँ पर देखिए फर्न भी दिया गया है, मार्सिलिया भी दिया गया है, ठीक है ना। फर्न, मार्सिलिया
याद रखिएगा ये जो हैं यह टेरिडोफाइटा जगत के हैं, टेरिडोफाइटा समूह के हैं। और एक ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो ब्रायोफाइटा को याद रखिएगा, इसको जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, उभयचर इसको कहा जाता है। सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी कि मिल्क प्रोटीन है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो मिल्क प्रोटीन आपको पता है केसिन जो है मिल्क प्रोटीन है। यहाँ पर देखिए लैक्टोजन, लैक्टोजन क्या है? तो लैक्टोजन छोटी आंत से स्रावित होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। रेनिन यहाँ पर देख सकते हैं, रेनिन जो है यह जठर रस से निकलने वाला एक प्रकार का एंजाइम है जो कैसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। और यहाँ पर देखिएगा मायोसिन है, मायोसिन प्रोटीन एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिसके कारण मूवमेंट होता है। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। देखिए एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो देखिए जीवाणुजनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। जीवाणुजनित रोग कवक से तैयार किया जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था इसको। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल ये भी जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि ये विषाणु से होते हैं और विषाणु में निश्चित रूप से यहाँ पहले ही कहा गया है कि प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है तो यहाँ पर होता है किसके द्वारा? तो देखिए यकृत में अमोनिया से यूरिया बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसको कि ऑनॉर्थिथिन कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा दिया भी गया होगा, हाँ अंग्रेजी में ऑनॉर्थिथिन साइकिल कहा जाता है इसको। इसमें क्रेब्स हैंसलेट, ठीक है यहाँ मैं लिखता हूँ क्रेब्स हैंसलेट चक्र भी इसको कहा जाता है, हैंसलेट चक्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? सरल कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर पूछा गया मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डाइसैकेराइड पूछता तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड पूछेगा तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बन लगती है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। अतः किसी भी गेंद को जब हम ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकेंगे तो ध्रुवीय त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में लगेगी, नीचे की तरफ। परिणाम स्वरूप महत्तम ऊंचाई पर क्या होगा? वेग जो होगा वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गेंद की गति के विपरीत दिशा में राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 करिएगा। यहाँ से रासायनिक रूप से जल क्या है? एक तरह से पूछा जाए तो आपसे जल का रासायनिक रूप पूछा गया है कि क्या है, तो रासायनिक रूप से देखिए जल का केमिकल नेम अगर आपको याद होगा ना तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। जल का केमिकल नाम होता है डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि जल का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, तो डाईहाइड्रोजन सल्फाइड याद रखिए, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड याद रखिएगा। तो एक प्रकार का यह ऑक्साइड है, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखिए गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति का दूसरा नियम क्या है? तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। बल की जो है इससे परिभाषा मिल रही है ना, बल का व्यंजन प्राप्त हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा आपका F इक्वल टू ma। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि गति के दूसरे नियम से किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के, ठीक है,
वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बल बटा द्रव्यमान हो जाएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो होता है इसमें माध्यम के कण तरंग जो संचरण होता है उसकी दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते हैं, आपको भी पता होगा श्रृंग और गर्त के रूप में ये आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखिए यहाँ अनुदैर्ध्य तरंग दिया गया, गलत है जो कि। चलिए वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है। वायु प्रदूषण का सूचक आपको पता है लाइकेन है, और लाइकेन क्या है, लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। ठीक है, जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक होता है, तो यहाँ पर देखिएगा लाइकेन हो जाएगा। देखिए कटहल के खाने योग्य भाग क्या है, कटहल का खाने योग्य भाग, वैज्ञानिक नाम इसका याद रखिएगा क्या है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, यहाँ मैं लिखता हूँ आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। ठीक है ना। और देखिए इसका खाने योग्य भाग जो होता है वो आपका सहपत्र, परिदलपुंज और बीज होता है। तो यहाँ पर सहपत्र और परिदलपुंज दिया गया है, बीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग व्यक्तीकरण और विवर्तन नहीं दिखाती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, नहीं दिखाती हैं दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ नहीं दिया गया, इसीलिए ये वाला कथन सही नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस जो होता है ये प्राप्त किया जाता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ना, तो आपको तो देखिए क्लियर करता हूँ मैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं ये गामा, एक्स, यूवी ये सब होती हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण और विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवीकरण ये सब गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, तो गलत ही तो पूछा गया है। चलिए रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है, रोसेला नामक। ठीक है ना, तो यहाँ लाइकेन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाह्य कर्ण यानी कि कान की, कर्ण मतलब कान है, बाह्य कान का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो ये कार्टिलेज का बना होता है यानी कि उपास्थि का बना होता है। ठीक है, आप मोड़ करके देख लीजिए, मुड़ जा रहा है, नरम होता है उपास्थि, और यह संयोजी उत्तक का उदाहरण भी होता है, अस्थि, उपास्थि और ब्लड, याद रखिएगा। चलिए एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में रहते हैं। सोना को एक्वारेजिया में घोला जा सकता है, ध्यान रखिएगा, और ये जो होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, इसमें 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है, 1 भाग नाइट्रिक एसिड, और 3 भाग जो होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा HCl जो है इसको तो ठीक है, इसको कहा जाएगा आपका एक्वारेजिया, HCl को कहा जाता है म्यूरेटिक एसिड भी इसको कहा जाता है। HCl जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1:3 हो जाएगा आपका आंसर। 60 वाट का रेडियो 50 घंटा चला, तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया, तो 60 × 50 जो भी दिया रहे गुना करते जाइए और बटा में नीचे 1000 कर दीजिए। देखिए 1 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 × 5 = 30 बटा 10 हो जाएगा, 1 जीरो से फिर 1 जीरो कैंसिल, 3 यूनिट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 किलो घंटा। 3 किलो घंटा ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए ग्राम सभा की सदस्यता हेतु ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए ग्राम सभा के लिए, तो आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए। 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में।
देखिए बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया जा चुका है। पहली बार 1968 में लगा था और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 में। 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए सुमेलित जो नहीं है, ये वाला सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है, इसमें समान सिविल संहिता दिया गया है। ये वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? तो अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये अनुच्छेद 51 में है, इसलिए गलत दिया गया है। तो गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया? तो इसमें से कौन से हैं? तो आपका नीलम संजीव रेड्डी हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। नीलम निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु समिति एवं प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था? यानी कि 7 वर्ष का युद्ध, 7 ईयर वार। तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1756 से 1763 से चला था। देख लीजिए 7 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यूरोप में यह युद्ध प्रारंभ होने से भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसी भारत में प्रभावहीन हो गए थे। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो पहला जो है समाचार पत्र ये उदांत मार्तंड था। ठीक है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ, नाम याद रखिएगा, उदांत मार्तंड था। और इसका प्रकाशन 1826 में जुगल किशोर शुक्ला ने किया था कोलकाता से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो देखिए यहाँ पर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था 1865 में, सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बॉम्बे एसोसिएशन यहाँ पर देख सकते हैं 1852 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक सदस्य में दादा भाई नौरोजी थे, इसलिए ये भी है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में नहीं थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में जो है बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? बताइएगा। तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने किया था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी इसमें पारित किया गया था। ठीक है ना, आर्थिक और मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, सही है। और गांधी यूरेन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था, तो ये भी है। तो पूरा हो जाएगा 1, 2, 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए कांग्रेस का सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। उस समय लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसके दौरान बिहार में एक विशेष घटना घटित हुई थी और यहाँ के छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा किया गया था। क्यों? तो इसका उपयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था और इन ट्रेन जो था इनको स्वराज ट्रेन नाम दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अस्पा और सिंह अस्पा की उपाधि जो है नीति को लागू किया था। दो अस्पा 2 घोड़ों के साथ एक टुकड़ी और सिंह अस्पा में 3 घोड़ों के साथ एक टुकड़ी। इसी के नाम से यह उस समय लोकप्रिय थी और जहांगीर ने ऐसी प्रथा चलाई थी। जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह जो हुआ था यह किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर हुआ था। नारनौल, नारनौल यहाँ देखिए, नारनौल नामक स्थान पर हुआ था और उस समय औरंगजेब था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सर्वाधिक पवित्र पूछा गया तो सरस्वती को, जिसे कि देवी तमा, माते तमा, नदी तमा भी कहा गया है। ठीक है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो देखिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपका मगध, अंग और वज्जी ये 3 महाजनपद हैं, याद रखिएगा। इसमें वत्स नहीं है। वत्स जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पड़ता था। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया? तो फ्रेंड्स यह कनिष्क था। कनिष्क जो था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर कनिष्क हो जाएगा, कुषाण वंश का था। उसके बाद देखिए बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? रोजगार कार्यालय का स्थापना जो है यह किया था किसने? तो फिरोज तुगलक ने किया था। और इसमें होता था क्या कि प्रत्येक मनुष्य के उसकी योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति दे करके उनकी बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा रहा था। यह प्रयास किया था फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर वाली, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की जो है ये क्रम है, क्रमशः याद रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ नदी है और उनकी सहायक नदियाँ दिया गया है। कृष्णा की बात करते हैं तो ये आपका भीमा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो तीस्ता हो जाएगा। गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती हो जाएगा और यमुना की बात करते हैं तो आपका चंबल हो जाएगा। तो इसको मिलाइए अब 4 फिर 3 2 और 1। ठीक है, ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको। कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, यहाँ से देखिएगा 49 नंबर। ठीक है ना, यहाँ 48 हमारा हो गया, 48 कोरोमंडल तट। 49 नंबर देखिए, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तिलहन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ठीक है ना। चलिए स्वर्ण क्रांति फल, शहद, बागवानी, ये सब हो जाएगा। कौन सा युग में सही सुमेलित है इसमें से बताइए? तो यहाँ पर देखिए मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग जो है ये कांगो नहीं मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है ना। और बद्दू जो है कीनिया में नहीं, बद्दू जो है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन बी में सही सुमेल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए कौन सी श्रेणी नवीनतम है? निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ में से बना लीजिए, कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो यहाँ पर देखिए हिमालय श्रेणी हो जाएगा। बलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत का। ठीक है ना,
अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है 24 घंटे 52 मिनट, तो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका ये योजना जो था, इसका लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार एपीएल बीपीएल दोनों को, और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार बीपीएल को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध करना। ऑप्शन डी स्टार्ट हुआ था, लॉन्च डेट 25 सितंबर 2017, याद रखिएगा। अटल नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? अटल इनोवेशन मिशन, तो यह नीति आयोग के, ठीक है ना। और 2015 के बजट में जो है इसकी घोषणा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य देश भर की स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, एमएसएमई क्षेत्र और औद्योगिक स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और बेहतर वातावरण बनाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए इसमें जो होता है, इसके तहत जो है स्वास्थ्य का आयाम का आकलन के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आयाम का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्य और जीवन स्तर आयाम का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। इसमें सामाजिक असमानता नहीं है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो भारत में सेवा कर जो है यह किसकी सिफारिश पर? तो राजा जे चलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को 1994-95 में केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में सेवा कर का वस्तु और जो सेवा कर है जीएसटी में विलय किया गया है। तो यहाँ पर राजा जी चलैया समिति, याद रखिएगा। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है, तो ये निर्यात आयात बैंकों को, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है इसमें से? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक स्थिर यह पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए उसके बाद इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर देखिए घास, घास को बकरी, बकरी को आदमी खाया, ये वाला खाद्य श्रृंखला सही है। मिलान करना है राज्य और राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस, उड़ीसा में सिमलीपाल और कर्नाटक में बांदीपुर। 2, 4, 3, 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। तो 1964 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस समय बिहार था यह, अब झारखंड कहलाता है, ठीक है। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फेडरल असेंबली जो है यह किस देश की संसद का नाम है? तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। और फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, अरुणाचल प्रदेश। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। देखिए वन्यजीव दिवस एक पूछा जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस, तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव सप्ताह जो है यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें कानूनी अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण आदि विषयों में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। उसके बाद देखिए स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक्स एंड एसेस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो अमिताभ घोष हैं, ठीक है, अमिताभ घोष, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देश के मध्य हुआ है? तो भारत और थाईलैंड के मध्य में हुआ है, अंडमान सागर में, ठीक है, मध्य अंडमान सागर में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है?
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वह 126 है। ठीक है ना, तो अब 126 याद रखिएगा। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यह चुना गया है ऋतुराज अवस्थी को। ऋतुराज अवस्थी। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये मलेशिया के हुए हैं अनवर इब्राहिम। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और रिंगित इसकी मुद्रा का नाम है मलेशिया का, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है। 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है ना, हेल्थ फॉर ऑल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो चीन के हांगजू में किया गया था और अगला एशियन गेम्स जापान के नगोया में होगा। और इस एशियन गेम्स में भारत ने टोटल 107 पदक जीता है और चौथे स्थान पर पदक तालिका में रहा है। 107 में 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। जोड़ दीजिए 28 और 38 कितना हो जाएगा। तो 8 8 16, 30 2 5 और 1 6। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा 66 और प्लस 41, 6 1 7 और 6 4 10, 107। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। चलिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करें तो ये सभी को पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक कान्स और एनी एल हुइलियर को सभी को दिया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यह राज्य केरला है। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो ये 500 ब्लॉक में। ठीक है ना, 500 ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस 75 प्रश्न में अपना स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी आपको पता है कि आगे 76 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं।